Hello everyone, welcome back to mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of June 2017 question paper from complex analysis. So in this question paper 4 questions are asked from part B and 4 questions are asked from part C of complex analysis. So total इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे one by one. So let's start with the first question of part B. Let C denote the unit circle centered at origin in C, then 1 by 2 pi iota integration over C of modulus of 1 plus z square dz, where the integral is taken anti-clockwise along C equals to. So इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है यूनिट डिस्क में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार होता है. सो अगर इसे z बार की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें देन z तो यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस z स्क्वायर एंड z बार हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर का बार. सो इसे अगर सिंप्लीफाई करें इस फॉर्म को देन सिंप्लीफाई वैल्यू आएगी हमारे पास 1 बाई 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर c ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z बार स्क्वायर इंटू dz. तो अगर यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करके देन वैल्यू ये आ जाएगी. सो यहाँ से z बार का मल्टीप्लिकेशन वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर हमने जैसे इसे सिंप्लीफाई किया था z बार में. सो z बार को सिंप्लीफाई करके हम z बार स्क्वायर भी मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर भी निकाल सकते हैं. सो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होके यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे देन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ रहा है क्योंकि हमें यूनिट सर्कल दिए सेंटर एट ऑरिजिन. सो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 आएगा. सो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये. तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस z बार स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 z स्क्वायर. सो यहाँ से अगर z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा लेते हैं देन z बार आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा एंड डी जेड इक्वल्स टू आइटा एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा डी थीटा. तो यहाँ से ये सारी वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 बाई 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी दिया हुआ था. सो अगर इसे थीटा में सिंप्लीफाई कर लिया हमने देन अपर एंड लोअर लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई. सो यहाँ से अपर एंड लोअर लिमिट लगा दी और वैल्यू सिंप्लीफाई करके पुट कर दिए. सो एक्सपोनेंशियल हमारे पास बाद में वैल्यू आएगी जिसे हम सिंप्लीफाई करके निकालेंगे. सो वी नो दैट यहाँ से एक्सपोनेंशियल एन आइटा थीटा का इंटीग्रेशन करने के बाद एन आइटा थीटा अगर आता है और उसकी वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में 0 आएगी वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन -1 -2 -3 उस फॉर्म में हो देन वैल्यू यहाँ से 0 आएगी. सो यहाँ से हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा आया था. इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा बाई आइटा. सिमिलरली 2 इंटू थीटा जाएगा कॉन्स्टेंट है एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा का आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा बाई माइनस आइटा एक्सपोनेंशियल 3 आइटा थीटा का आएगा एक्सपोनेंशियल 3 आइटा थीटा बाई 3 आइटा एक्सपोनेंशियल 2 आइटा थीटा का आएगा एक्सपोनेंशियल 2 आइटा थीटा बाई 2 आइटा. सो यहाँ से इसका अपर एंड लोअर लिमिट लगाने पे इनकी सबकी वैल्यू 0 आ रही. सो सिर्फ बचा हमारे पास 2 थीटा. सो इसमें अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे देन वैल्यू 4 पाई आएगी. सो 1 बाई 2 पाई आइटा और यहाँ से हमने इसमें से आइटा कॉमन ले लिया था जो डी जेड की वैल्यू आई थी आइटा एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा डी थीटा. सो यहाँ से आइटा कॉमन लेके 2 पाई आइटा और आइटा को कैंसिल आउट कर दिया था. सो यहाँ से वैल्यू बची थी 4 पाई ओवर 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 2. सो 2 आने की वजह से ऑप्शन से अगर कंपेयर करेंगे देन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से. सो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लिया. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द पावर सीरीज. पावर सीरीज हमें दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू sum of n equals to 2 to infinity log n by x raised to the power n. Then the radius of convergence of the series fx. हमें इस सीरीज के लिए ROC निकालने. ROC निकालने के लिए सबसे पहले हम ROC निकालने के लिए डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का में लेंगे. डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है r इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाई an. सो अगर इस गिवन सीरीज को हम an x रेस्ट टू द पावर सम ऑफ an x रेस्ट टू द पावर n से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है an इक्वल्स टू log ऑफ n. an इक्वल्स टू log ऑफ n है देन an प्लस 1 इक्वल्स टू log n प्लस 1 बन जाएगा. सो यहाँ से अगर ROC की वैल्यू डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अगर वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में तो यहाँ से आएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n बाई n प्लस 1. सो यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करते हैं देन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगी. सो यहाँ से इसे हम एल हॉपिटल रूल से सिंप्लीफाई करेंगे. एल हॉपिटल रूल अगर लगाते हैं देन ऊपर का ऊपर इंटीग्रेशन है नीचे का नीचे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सबसे पहले डिनोमिनेटर का
डिफरेंशिएशन होगा, देन डिनोमिनेटर का होगा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा log n का, देन वैल्यू आएगी 1/n। तो यहाँ से हमने 1/n लिख देना है। और अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 1/n+1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर इस वैल्यू को करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n। सो यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 1। सो ROC आ गई हमारे पास 1। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया। सो हमने सिंपली डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा के एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज saying for odd integer k is greater than or equals to 1, let f be the set of all entire functions f such that f of x equals to modulus of xn modulus of x raised to the power k for all x belongs to -1 to 1। देन द कार्डिनलिटी ऑफ एफ, एफ की कार्डिनलिटी क्या होगी, यहाँ से एफ हमें जो सेट दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर के का मॉड्यूलस दिया। सो यहाँ से अगर इसमें हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मोड ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर के दिया। सो अगर एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होगी देन एक्स रेज़ टू द पावर के पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स की वैल्यू -1 to 0 होगी देन एक्स रेज़ टू द पावर के नेगेटिव आएगा। सो यहाँ से हमारे पास इस टाइप से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आ रही है। देन जी जेड अगर हम एक दूसरा फंक्शन जेड रेज़ टू द पावर के एज्यूम करेंगे, सो एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड होगा व्हेन जेड बिलोंग्स टू 0 to 1 बाय आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम कहती है इफ टू एंटायर फंक्शन एग्री ऑन द डोमेन विच हैज लिमिट पॉइंट इन इटसेल्फ देन दे एग्री ऑन कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई भी दो एंटायर फंक्शन किसी डोमेन में एग्री करते हैं जहाँ उसका लिमिट पॉइंट भी बिलोंग करता है दोनों का, देन वो सेट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्री करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ से ये सेट एफ जेड इक्वल्स टू जेड रेज़ टू द पावर एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड, जेड बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में एग्री कर रहे हैं जहाँ इनका लिमिट पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है। दैट्स व्हाई एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ से एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वल हो जाएंगे। दैट्स व्हाई एफ जेड इक्वल्स टू जेड रेज़ टू द पावर के। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई एक। फर्स्ट इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली। इन द सिमिलर मैनर अगर एच जेड हम अज्यूम करें माइनस जेड रेज़ टू द पावर के, एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड, एच जेड इन डोमेन है -1 to 0। सो इस डोमेन में इनका लिमिट पॉइंट भी है, दैट्स वाई ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वल होंगे। सो यहाँ से आ जाएगा एफ जेड इक्वल्स टू एच जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, दैट्स वाई एफ जेड इक्वल्स टू माइनस जेड रेज़ टू द पावर के। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। सो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये। सो दो इक्वेशन दोनों कंट्राडिक्शन है। एफ जेड एग्री विद जी जेड ऑन 0 to 1 एंड एफ जेड एग्री विद एच जेड ऑन -1 to 0। सो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज हमें दे रहा है। सो such function cannot be entire, that's why the given set has no such function। so cardinality of f equals to 0, cardinality of f equals to 0 आ गया। that's why ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो सिंपली हमने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई करके इजीली कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज f is a holomorphic in an open NBD of z0 belongs to C given that the series हमें दी हुई है sum of n equals to 0 to infinity f raised to the power n z, यानी f का n differentiation converges absolutely। we can conclude that first statement is saying f constant, the second statement is saying f is a polynomial, third statement is saying f cannot be extended, f can be extended into an entire function, and last statement is saying fx belongs to R for all x belongs to R। तो हमें सिंपली दिया हुआ f एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क में, साथ ही उसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इम्प्लाई कर रही है कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो अगर हम एक काउंटर एग्जांपल एज्यूम कर लें देन हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करके इसीलिए क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा z/4 वेयर z0 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अब एफ डैश जेड अगर इम्प्लाई कर रहे हैं सो एफ डैश जेड आएगा हमारे पास आइटा/4 एक्सपोनेंशियल आइटा z/4। सो इसका अगर मॉड्यूलस लेंगे देन इसका मॉड्यूलस आ जाएगा 1। सो वैल्यू बचेगी 1/4। सो सिंपली एफ डैश जेड के मॉड्यूलस की वैल्यू एट z0 आ गई 1/4। सो अगर एफ डबल डैश जेड निकालें देन वैल्यू आएगी आइटा स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आइटा z/4। सो इसका मॉड्यूलस आएगा 1/4 स्क्वायर। सो सिमिलरली अगर f रेज़ टू द पावर n z निकालेंगे देन आइटा बाई 4 रेज़ टू द पावर n एक्सपोनेंशियल z/4 देन f मॉड्यूलस ऑफ एफ एन एट z0 इक्वल्स टू 1/4 रेज़ टू द पावर n। सो यहाँ से आ गया सम ऑफ एफ एन z0 आ जाएगा हमारे पास, इसका सबका सम करेंगे वो आ गया सम ऑफ 1/4n वेयर n इक्वल्स टू
1 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से ये सीरीज़ हमें पता है कन्वर्स करती है, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी। यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालें, इनके लिए आर की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी, जहाँ से इसके लिए आर की वैल्यू आएगी 1/4। 1/4 जो आता है 1/4 इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होने की वजह से ये कन्वर्स करेगी, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 1 होती देन डाइवर्स करती, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बट यहाँ से 1/4 आ रहा है दैट्स विच इज लेस देन 1, दैट्स व्हाई ये सीरीज हमारे पास कन्वर्स करेगी एम्प्लाइज ये एब्सोल्युटली कन्वर्स करेगी, ये पॉजिटिव सीरीज है। सो यहाँ से ये एब्सोल्युटली कन्वर्स कर रही है, सो यहाँ से एब्सोल्युटली कन्वर्स कर रही है, तो हमने जो सीरीज निकाली है वो एज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा z/4 से निकाली है। एज वी कैन सी ये फंक्शन कांस्टेंट भी नहीं है, सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ना ही ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। और एफ एक्स आर से भी बिलोंग्स नहीं कर रहा when x belongs to R, so यहाँ से a b and d डिस्कार्ड हो गया, बस ऑप्शन सी, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। f can be extend to an entire function, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हमने डायरेक्टली काउंटर एग्जांपल लेके ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके क्वेश्चन को इजीली कर लिया है। सो इस तरीके से हमने पार्ट बी में पूछे हुए चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, let f equals to u plus iota be an entire function where u and v are real and imaginary part of f respectively if the Jacobian matrix हमें दिया j if j a equals to u x a u y a v x a v y a 2x2 हमें जैकोबियन मैट्रिक्स दी है जो सिमेट्रिक है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू c। सो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है देन a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज आएगा, a इक्वल्स टू अगर a ट्रांसपोज आएगा वो इम्प्लाई करेगा इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज रेस्पेक्टिवली इक्वल होगी, यानी 1 2 इक्वल्स टू 2 1, दैट्स व्हाई यहाँ से u y इक्वल्स टू v x आ जाएगा हमारे पास। अगर ये सिमेट्रिक है तो फॉर ऑल बिलोंग्स टू सी, देन इसमें क्या इम्प्लाई करे, फंक्शन पॉलिनोमियल होगा। फंक्शन पॉलिनोमियल होगा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री 1 का, फंक्शन नेसेसरी कांस्टेंट फंक्शन होगा। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है f इज अ पॉलिनोमियल डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से अगर 1 by 1 क्वेश्चन ऑप्शंस देखें, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए, सो हमने ये चीज़ तो काउंट कर ली है कि u y इक्वल्स टू v x आ जाएगा, u y इक्वल्स टू v x आ जाएगा। साथ ही हमें फंक्शन दिया, फंक्शन एंटायर फंक्शन है, दैट्स व्हाई ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। CR इक्वेशन कहती है vx इक्वल्स टू u y एंड vx इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। सो यहाँ से ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को देखें देन यहाँ से इम्प्लाई करेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ से हमने लिया u y इक्वल्स टू वी एक्स और यहाँ से हमने लिया u y इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा v x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स। सो ये इम्प्लाई कर रहा है 2vx इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज v x इक्वल्स टू 0 आ गया। और अगर v x इक्वल्स टू 0 आ गया देन v या तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा या फिर v जो फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ y आएगा, क्योंकि यहाँ v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू 0 आती है, दैट्स व्हाई या तो v कांस्टेंट फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ y है। सो ये हमने यहाँ से ये काउंट कर लिया थिंग, और वी एक्स इक्वल्स टू 0 आ रहा है देन इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई कर रहा है u y इक्वल्स टू 0 आएगा, u y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा देन u b या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर फंक्शन ऑफ x आएगा, तब भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना। सो यहाँ से हमने ये दो चीज़ काउंट कर लिए। तो एफ जेड हमारे पास जो फंक्शन है, अगर एफ जेड हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम करें लाइक कोस एक्स साइन एक्स टेन एक्स अदर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल के अंदर, सो कोस जेड अगर निकालते हैं, सो कोस जेड में कोस एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में आएगा, कोस जेड प्लस एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में आएगा। सो इसमें अगर u और v u इक्वल्स f इक्वल्स टू u प्लस आइटा v लिया, सो एक फंक्शन तो फंक्शन का एक पार्ट ये तो रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल और इमेजिनरी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन हमारे पास u और v रेस्पेक्टिवली u x एंड y का फंक्शन आएगा और v भी x एंड y का फंक्शन आएगा। बट यहाँ से तो हमारे पास इम्प्लाई हो रहा है u v तो एकदम से y का ही फंक्शन आएगा और u हमारे पास एकदम से x का ही फंक्शन आएगा। सो यहाँ से ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये कंडीशन डिस्कार्ड होगी। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, एज इट इक्वल्स टू या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट हो तो ऑप्शन डायरेक्टली सेटिस्फाई कर लेंगे। लेट अस टेक एफ जेड हमारे पास जेड स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, जेड स्क्वायर अगर टाइप का फंक्शन है लाइक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का है, सो एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं रियल पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस 2x वाई आइटा। सो यहाँ से रियल पार्ट ये, सो रियल पार्ट ये है, बट हमने यहाँ कहा है कि रियल पार्ट सिर्फ x का फंक्शन होगा, क्योंकि अगर इस टाइप का फंक्शन होगा सो अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 2x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं देन वैल्यू 2x, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2y। सिमिलरली अगर y का x के रेस्पेक्ट में करते हैं देन 2y एंड x के रेस्पेक्ट में करेंगे देन
y के रेस्पेक्ट में 2x। सो यहाँ से ये दोनों एंट्रीज इक्वल नहीं आ रही, सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रही, देन यहाँ से गिवन कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, दैट्स व्हाई कंडीशन डिस्कार्ड हो गई। क्योंकि अगर u फंक्शन सिर्फ x का ही आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ से ये कंडीशन नहीं हो पॉसिबल। सो अगर पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा डिग्री का होगा, सो हमारे पास x एंड u एंड v यानी प्योर एंड इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ प्योर पार्ट सिर्फ x का नहीं बनेगा और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y का फंक्शन नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई ये कंडीशंस नहीं होगी। सो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, और अगर लेटेस्ट टेक एफ जेड इक्वल्स टू जेड, सो एफ जेड इक्वल्स टू जेड अगर होगा देन इस टाइप का होगा एक्स प्लस आइटा वी। सो यहाँ से यू तो हो जाएगा प्रॉपरली एक्स का फंक्शन, और वी हो जाएगा प्रॉपरली वाई का फंक्शन। सो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। साथ ही अगर इसका डिफरेंशिएशन भी करके देखेंगे देन गिवन जैकोबियन मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एफ जेड इक्वल्स टू जेड पॉसिबल है, सिमिलरली एफ जेड इक्वल्स टू सी भी पॉसिबल है। सो अगर ऑप्शंस को देखते हैं, एफ इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही आ रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट एफ इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन एफ इज अ नेसेसरी कांस्टेंट फंक्शन, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लेटेस्ट टेक एफ जेड इक्वल्स टू जेड, तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। लास्ट ऑप्शन सी एफ इज पॉलिनोमियल डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, सो यहाँ से कंडीशन भी डिस्कार्ड होगी क्योंकि पॉलिनोमियल जो आ रहा है जो लेस देन इक्वल्स टू 1 डिग्री आ रहा है। सो ए एंड बी आर ऑप्शंस करेक्ट, बट मैंने यहाँ पे डी भी लिख दिया, सो इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ से सिर्फ ए एंड बी ऑप्शन ही करेक्ट आ रहे हैं, सो यहाँ से हमने A would be option correct निकाल लिया। Now come to the next question of part C. Consider the function f z equals to sin pi z by 2 over sin pi z. Then f is a pole at. So function के poles निकालने, या तो सारे इंटीजर होंगे, सारे इवन फंक्शन होंगे, सारे ऑड फंक्शन होंगे, या फिर सारे इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 where k belongs to z. तो एफ जेड हमें ये दिया, इसके पोल्स निकालेंगे, इसके पोल्स वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 है, सो डिनोमिनेटर इसका sin pi z, सो जब sin pi z इक्वल्स टू 0 होगा देन इसके पोल्स आएंगे, सो sin pi z इक्वल्स टू 0, सो sin pi z sin ऑफ m pi पे आएंगे 0, सो यहाँ से इम्पाई करेगा m बिलोंग्स टू z, सो pi z इक्वल्स टू m pi, सो यहाँ से pi टू pi कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स व्हाई z इक्वल्स टू m, z इक्वल्स टू m कहाँ आएगा, वेयर m इक्वल्स टू z, m बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर नंबर से। सो बट जब m इक्वल्स टू z है, सो साइन पाई z इक्वल्स टू 0, यहाँ से अगर न्यूमिनेटर की बात करते हैं तो न्यूमिनेटर कहाँ 0 होगा, न्यूमिनेटर 0 होगा देन वो पॉइंट फंक्शन के 0 जाएंगे, सो यहाँ से साइन पाई z इक्वल्स साइन पाई z बाई 2 इक्वल्स टू 0 आएगा, देन साइन इक्वल साइन एन पाई होगा। सो यहाँ से z इक्वल्स टू 2n आ जाएगा, जब z इक्वल्स टू 2n आएगा देन ये इसकी जीरोज होंगी, बट जहाँ पे z इक्वल्स टू m आएंगे वो इसकी पोल्स होंगी। देन इफ वी आर जस्ट टेकिंग m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 1, देन इसके पोल्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो उस पर 0 भी आ रहा है और पोल भी आ रहा है, सो यहाँ पे रिमूव 0 भी ऑर्डर 1 का है और पोल भी ऑर्डर 1 का है, सो वहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी। सो हमें निकालने यहाँ पे पोल सिंगुलरिटी, सो रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी, दैट्स व्हाई इवन नंबर पे इसकी पोल्स नहीं होगी, क्योंकि इवन नंबर पे न्यूमिनेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, सो इसमें रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। सो ऑल द इवन नंबर वाला केस डिस्कार्ड हो गया, इवन नंबर का केस डिस्कार्ड हो गया, दैट्स व्हाई ऑल द ऑड नंबर का केस भी डिस्कार्ड हो गया। सो ए एंड बी तो डिस्कार्ड हो गए, और ऑड नंबर की अगर बात करें सो ऑड नंबर ही होंगे एट द इवन नंबर नोमिनेटर ऑल्सो 0, सो सिंपल 0, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी, दैट्स व्हाई बचा ऑड नंबर का केस। ऑड नंबर का केस होने की वजह से यहाँ से ऑप्शन सी डिस करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी करेक्ट 4k+1 की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास ऑड नंबर का ही केस डिनोट कर रहा है, लेटेस्ट k इक्वल्स टू 1, देन हमारे पास 5 आएगा, k इक्वल्स टू 0 पे 1 आएगा, सो सारे ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं, सो इस केस में भी यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाया, एक तो पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 कर दिया है, और जब पोल और जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक साथ 0 होंगे देन पोल और जीरोस दोनों सेम डिग्री के होंगे, देन उस केस में हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी, दैट पोल सिंगुलरिटी निकालने, सो वो केस नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is saying consider the Mobius transformation. Mobius transformation लिया है, f z equals to 1/z where z belongs to c and z doesn't equals to 0. If c denotes a circle with positive radius passing through the origin, then f maps c minus 0 to a circle, a line passing through the origin and a line not passing through the origin. So अगर
हम रिजल्ट की बात करें, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/z लिया है, सो हमें जो सर्कल लिया है वो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिया हुआ है, हमें लिया हुआ है z बिलोंग्स टू c एंड z डजंट इक्वल्स टू 0 इफ c डिनोट द सर्कल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो हमें जो सर्कल लिया है वो 0 से पास आउट हो रहा है। सो इसके लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, द इमेज ऑफ अ फाइनाइट सर्कल, the image of a finite circle through the origin is a straight line not passing through the origin। so अगर हम कि कोई भी सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसकी इमेज निकालेंगे, देन उसकी इमेज एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये हम इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट काम में लिए। इसके अलावा अगर सर्कल के अलावा हमारे पास दूसरे केस हो, लाइक एक सर्कल लिया नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिया वो, देन उसका मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सर्कल आएगा जो ओरिजिन से पास नहीं होगा। और अगर लाइन ली हुई है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, देन उसका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सर्कल आएगा जो ओरिजिन से पास नहीं होगा। सो इस टाइप के रिजल्ट आएंगे। बट हमारे पास जो केस है उसमें एक सर्कल लिया जो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, बट उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो यहाँ से अगर ऑप्शन से बात करें इसकी सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन लाइन आएगी। सो यहाँ से ये केस तो डिस्कार्ड हो गया। और अगर ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, और नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए हम काम में लेंगे सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसकी जो इमेज आएगी वो लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। सो लाइन तो आई थी, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट हमारे पास जो लाइन आएगी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया तो करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ हमने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट काम में लिया है। किसी भी मोबिस ट्रांसफॉर्म बाय जेड मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन में जो सर्कल होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। दिस क्वेश्चन इज सेइंग फॉर which among the following function f z equals to define m c equals to z g equals to c minus 0 is there no sequence of polynomial approximately fz compact subset to g for which of the following function fz defined on for which of the following function fz defined as c minus 0 पे is there is no sequence of polynomial approximate to fz uniform compact subset on g। इनमें से कौन से केस में ऐसी सीक्वेंस फाइंड आउट हो रही है, is there no sequence of polynomial approximate। तो यहाँ पूछा जा रहा है देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेटिंग fz इज यूनिफॉर्म ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ g। सो इसमें कौन से फंक्शन के लिए यूनिफॉर्म ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेगी जिसके लिए fz यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट सबसेट यूनिफॉर्म हो। दैट्स वाई हम अगर लेंगे यहाँ से fz c-0 में डिफाइन है, सो c-0 में अगर डिफाइन है देन हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। हमें जो डोमेन दिया उसमें से 0 डिस्कार्ड किया तब वो फंक्शन डिफाइन होगा। सो अगर ऑप्शंस की बात करें देन ऑप्शन ए अगर लेते हैं देन ऑप्शन ए तो 0 पे डिफाइन होता है, देन डोमेन c-0 क्यों लिया हुआ है। और ऑप्शन सी z² भी हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होता है, सो 0 पे भी ये फंक्शन डिफाइन है। दैट्स वाई यहाँ से c-0 लेने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। सो यहाँ से ये ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि हमें जो डोमेन लिया वो c-0 लिया। सो अगर सी एंड बी एंड डी की बात करें 1/z एंड 1/z², c-0 पे डिफाइन होती है, फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, तो c-0 में डिफाइन होंगे। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये से यहाँ से a एंड c को तो डिस्कार्ड कर दिया गया है क्योंकि हमारे पास जो डोमेन लिया वो c-0 लिया हुआ है। सो और यहाँ पे हमें पूछा, और साथ ही यूनिफॉर्मनेस की अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल z एंड z² ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होते हैं फाइनाइट डोमेन में। थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो ये डोमेन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, बट अगर फाइनाइट सबसेट लें यानी कॉम्पैक्ट सबसेट अगर लेते हैं दैट्स वाई कॉम्पैक्ट होगा देन वो बाउंडेड होगा एंड क्लोज होगा। सो अगर कॉम्पैक्ट सबसेट लेंगे देन बाउंडेड होगा, सो उस बाउंडेड डोमेन में तो ये यूनिफॉर्म भी होते हैं। बट यहाँ हमें पूछा गया देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल की कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए कॉम्पैक्ट डोमेन में भी यूनिफॉर्म हो। सो यहाँ से अगर 1/z एंड 1/z² की बात करें देन ये कॉम्पैक्ट डोमेन में भी इनके लिए कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं मिलेगी जिसमें यूनिफॉर्म हो जाए। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी एंड डी हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए एंड सी तो हमने इस डोमेन से डिस्कार्ड कर दिए और बाद में बी एंड डी हमने स्टेटमेंट से डिस्कार्ड कर दिए कि इनके लिए कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं मिल रही है, करेक्ट कर दिए।
कि इनके लिए इस डोमेन में कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं मिलेगी कॉम्पैक्ट सबसेट के लिए जिसमें यूनिफॉर्म। दैट्स व्हाई यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2017 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टोटल 8 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। 4 आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 4 आर फ्रॉम पार्ट सी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।